So guys, let us start the CPTC, that is computer programming through C. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें हम लोग आ गए थे और ये हमने जाना था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये हमने देखा था। और आज हम लोग जो करेंगे, जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि आखिरकार जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर है, और हम लोगों ने डिबगिंग भी कर लिया था लास्ट क्लास में। तो अब हम लोग जो है सी लैंग्वेज का ओवरव्यू करेंगे। तो सी लैंग्वेज का जो ओवरव्यू है उसमें देखिए हम लोग चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली। जो भी लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड होता है वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसको कि कंप्यूटर्स डायरेक्टली नहीं समझ पाता। उसको क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और तब वो जो है किसी न किसी लैंग्वेज के रूप में उसको समझता है, जैसे कि यहाँ पर सी है। तो सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज यूज फॉर बोथ जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। सी क्या किसके लिए यूज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, यूज फॉर बोथ जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जनरली हम लोग जो पढ़ाने वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, कुछ कुछ काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम, छोटा मोटा गेम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये हो गया जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, कहीं पर किसी चीज में अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो तो उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिएगा। जो सी लैंग्वेज है वो क्या हुआ है, वो पहले बेल लेबोरेटरीज में बना था। कहाँ बना था? बेल लेबोरेटरीज में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ स्मॉल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज डेवलप्ड एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूएसए इन 1972। तो ये बना हुआ था, कहाँ बना था? बेल लेबोरेटरीज में बना था, यूएसए में। किसके द्वारा बना था? बाय द एफर्ट्स ऑफ डेनिस रिची। डेनिस रिची और एक और भी का नाम आता है जो कि ब्रायन करके हैं। ब्रायन देख लीजिए यहाँ पे, ब्रायन कर्निंघम। ब्रायन कर्निंघम का भी नाम आता है इसमें। तो डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निंघम, ये दोनों हैं इसमें। तो इसको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि ये जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर से ये जो सी लैंग्वेज है वो किन्होंने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि सी जो है पहले जो लैंग्वेज है वो बी आया करता था, और उसके बाद सी जो है डेराइव किया गया उसी बी लैंग्वेज से। जैसे यहाँ पे सी वॉज डेराइव्ड फ्रॉम टू अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, ये इसका जो नाम था वो था बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ये। अब इसमें जो है ये जानने की जरूरत नहीं है कि बी लैंग्वेज के बाद आया, बस ये याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज 1972 में बना था, और इसको जो बनाने वाले थे वो कौन कौन थे? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम। जो कैरेक्टरिस्टिक है सी लैंग्वेज का वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज में क्या है? सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला। दूसरा, C is a structured programming language. It helps in development of system software. तीसरा, it has a rich set of operator. It has a rich set of operator. बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स का प्रयोग किया गया है और इसमें काफी सारे ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं। It allows manipulation of internal processor register. क्या है? It allows manipulation of इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर। कई सारे रजिस्टर को ये अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ डेटा। ऑब्वियसली बहुत सारे डेटा को रखता है, और इसमें 32 कीवर्ड्स यूज होते हैं। इट हैज अ वेरी लेस नंबर ऑफ रिजर्व्ड कीवर्ड्स। बहुत ही कम रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं इसमें, 32 कीवर्ड्स हैं,
जिसको कि याद रखना बड़ा आसान होता है। 32 से ज़्यादा बाद में जो इतने लैंग्वेजेस आए हैं उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स को ऐड किया गया है, तो वो सब सारे कीवर्ड्स जो है इसमें याद करने में, याद रखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो है जनरली हम लोग 32 कीवर्ड्स याद रख पाते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, कहने का मतलब कि ये क्या होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि एक अगर प्रोग्राम बनाया तो उसको बाद में हम लोग उसको एक्सटेंड भी कर पाएँ। देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है सी प्रोग्राम का। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सी प्रोग्रामर का है वो है क्या, देखिएगा, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स है वो होता है, फिर उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं हम लोग, और ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम लोग फिर मेन को डिक्लेयर करते हैं। मेन एक मेन जैसा कि नाम है उसी के ये एक सबसे मेन फंक्शन होता है। जब भी कर्सर, जो भी आपका प्रोग्रामिंग शुरू होता है वो यही मेन प्रोग्रामिंग से ही शुरू होता है। इसके अंदर हम लोग डिक्लेरेशन डालते हैं, स्टेटमेंट्स डालते हैं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी डालते हैं। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें ये जानना होगा कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होता क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, मेन क्या होता है, डिक्लेरेशंस क्या है, तो ये सब हमें जानना होगा। तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया है कि सबको डिफाइन कर दिया है। तो ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्री प्रोसेसर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स में देखिएगा, दीज स्टेटमेंट्स आर टेकन विथ हैश। इसको हैश के जरिए हम लोग देखते हैं। इसको कैसे देखते हैं, हैश के जरिए देखते हैं। सिंपल एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जैसे हैश conio.h, stereo.h। तो ये सब जो है आपका प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स कहलाता है। और ये सब कहाँ मिलता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में। मतलब कि आपके सी कंपाइलर्स में कुछ ऐसे सी फाइल्स होते हैं जिसको कि हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के रूप में देखते हैं, और यहाँ पर उसमें आपको दिया हुआ है कि दीज स्टेटमेंट्स डायरेक्ट सी प्रोसेसर्स। कहता है कि जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। किसको डायरेक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट्स डायरेक्ट करते हैं उन सी प्रोसेसर्स को, जो कि ऐसे कई सारे हेडर्स में, हेडर फाइल जिसको कि हम लोग हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये एक हेडर फाइल होता है, जैसे आपका हुआ हैश include conio.h या हैश include stereo.h। तो stereo.h में जब हम लोग यूज करते हैं तो उस stereo.h को जो है हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूड stereo.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टीरियो को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है उसको अगर हम लोग लेते हैं तो स्टैंडर्ड जितने भी इनपुट आउटपुट हैं वो सारे के सारे आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स में आपका इंक्लूड भी रहता है। तो इंक्लूड जो है, इंक्लूड जैसे इंक्लूड math.h हो गया, तो सारे मैथमेटिकल फंक्शंस उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर मान लिया कि इनपुट आउटपुट फंक्शन करना है तो stereo.h डालेंगे। कंसोल इनपुट आउटपुट को, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल पे इनपुट आउटपुट होते हैं, उसको अगर अटैच करना होगा तो conio.h डालेंगे। तो ये सब जो है हेडर फाइल है। .h जो होता है वो डिनोट करता है कि वो हेडर फाइल है। और ये जो हेडर फाइल्स होते हैं वो हेडर फाइल्स किस तरीके से काम करते हैं, जो उस जैसे ही हम लोग उसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर देते हैं तो वो हेडर फाइल अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और उसी बेसिस पे वो काम करता है। तो आपको जो है मैंने जो आपको आज बताया वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, और बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिर ये होता क्या क्या है। तो इसमें जो है जनरली देखिए कि आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड stereo.h, conio.h, math.h, ये सब आपके क्या है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब आप समझिएगा, जो कि हम लोग प्रोग्राम में
देखिए यहाँ पे हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन का यूज किया है ना स्ट्रक्चर में, तो ये जो स्ट्रक्चर में हमने यूज किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन एक्चुअली होता क्या है? तो जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन कुछ और नहीं है, यहाँ पे पढ़िए, वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको यूज किया है ग्लोबल वेरिएबल्स के वेरिएबल्स फंक्शन, वेरिएबल फंक्शंस whose existence is known in the main function। कहने का मतलब ऐसे वेरिएबल फंक्शंस जिनकी की एग्जिस्टेंस जो है मेन फंक्शंस में दिखती है, एंड अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन, और बाकी के जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उसमें भी दिखती है। दे आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स। देयर डिक्लेरेशन is called global declaration. The declaration should be made before the main function। जब मेन फंक्शन, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन जो हम लोगों ने कोशिश किया है समझाने का, इस मेन फंक्शन के ऊपर ग्लोबल डिक्लेरेशन का हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है यहीं पर हम लोग डिफाइन करने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आपको डिक्लेरेशंस होते हैं मेन फंक्शंस के अंदर या अदर डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, वो सारे लोग जो है इस ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर डिफाइन किए हुए चीजों को यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत अभी आप समझ लीजिए डिक्लेरेशन होता क्या है। तो डिक्लेरेशन इट इज द पार्ट ऑफ अ सी प्रोग्राम वेयर all the variables, array, functions, etc. used in the C program are declared and may initialized with 3 basic data types। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिक्लेरेशंस होते हैं वो ऐसे डिक्लेरेशंस होते हैं जो कि सी प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। सी प्रोग्राम उसमें लिखा होता है और उसमें सी प्रोग्राम के ही पार्ट होते हैं, और उस सी प्रोग्राम में किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं हम लोग एक्चुअली इन द सेंस ऑफ वेरिएबल, एरे, फंक्शंस, इस तरीके से उसको हम लोग यूज करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी आप देख लीजिए कि क्या है। सी प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड एंड मे बी इनिशियलाइज्ड विद 3 बेसिक डेटा टाइप्स। तो 3 बेसिक डेटा टाइप्स के साथ जो है डिक्लेरेशन होता है। जैसे मान लिया कि अगर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इंट a, b, c, तो a, b, c जो है वो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनकी की डेटा टाइप इंटीजर टाइप की होगी। तो इंटीजर टाइप कहने का मतलब ये है कि जो डिक्लेरेशन है वो इंटीजर टाइप का होगा, और इंटीजर जो है हमेशा क्या शो करेगा, इंटीजर बेसिकली शो करेगा कि आपका जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यूज आने वाली है वो कोई ना कोई इंटीजर होगी, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो सब उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेरेशन कर लिया, स्टेटमेंट्स कर लिया, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, These are instructions to the computer। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को हम लोग जब भी करवाते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो उसको किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है, जो कि आपका स्टेटमेंट कहलाता है। तो 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनपुट स्टेटमेंट, दूसरा होता है आउटपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को इनपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं जो वैसे स्टेटमेंट्स जो कि अपना जो आपका हम लोग कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर के द्वारा डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट। और वहीं पर वैसे जो इंस्ट्रक्शन है जिनसे कि हमें आउटपुट मिलनी है, तो जो जिनसे हमें आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब आपका कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उसके बाद वो प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में होता है, वो इंस्ट्रक्शन आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे मे बी इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, अरिथमेटिक स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट्स।
अब स्टेटमेंट्स में कहता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट तो होता ही होता है, बल्कि कई सारे अरिथमेटिक स्टेटमेंट भी होते हैं। तो अरिथमेटिक स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? अरिथमेटिक स्टेटमेंट उनको बोलते हैं जो कि अरिथमेटिकल फंक्शंस के द्वारा मतलब कि अरिथमेटिकल फंक्शंस को हम लोगों के को अरिथमेटिकल फंक्शंस के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि अरिथमेटिकल स्टेटमेंट कहने का मतलब a प्लस बी हो गया, b प्लस ए हो गया, b प्लस सी हो गया, या b माइनस सी हो गया। तो ये सब जो है आपके अरिथमेटिकल फंक्शंस हैं। अब आगे देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कहता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। जैसे जंप इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, पहला दूसरा तीसरा लाइन में गया और उसके बाद फिर 10वां लाइन में चला गया, ये जंप इंस्ट्रक्शन। और फिर 10वां लाइन से 12वें 15वें लाइन में चला गया, तो फिर उसको जो है जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि इस तरीके के उसमें फंक्शंस डाले जाते हैं, इस तरीके के फंक्शंस डाले जाते हैं कि उसमें जो है फंक्शंस आपका जो भी हो, वो फंक्शंस इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि वो आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वो आपके पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। तो वैसे स्टेटमेंट हमें प्रोग्रामिंग में डालना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इस तरीके के और भी कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड कमेंट्स। ये क्या इंक्लूड करते हैं? कमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम हमने लिखा और हो सकता है कि बाद में वो हमें याद ना रहे कि वो प्रोग्राम हमने किस लिए बनाया था, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है पर्टिकुलरली ऐसे जो आपके कमेंट्स होते हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दे इंक्लूड कमेंट्स आर लाइक एक्सप्लेनेटरी नोट्स की तरह उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ब्रैकेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लिया कि अगर मान लिया हम लोगों को कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिख लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सी प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स कर देते हैं। और वो कमेंट्स कैसा होता है? कमेंट्स जो होता है वो इस तरीके से, यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है, वो इस तरीके से दिखेगा, जो कि एक बैकस्लैश होगा और एक स्टार होगा, और इसके अंदर में जितना भी कुछ लिखेंगे वो सब जो है आपके कमेंट्स कहलाएंगे। और फिर उसको लास्टली क्लोज करना पड़ेगा स्टार और फिर अगेन बैकस्लैश पहले, फिर स्टार, फिर कमेंट्स, फिर स्टार और बैकस्लैश। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कमेंट्स स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपाइल्ड। जो भी आप लोग कमेंट कर देंगे तो वो कमेंट स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलेशन उसका नहीं होगा, मतलब वो प्रोग्राम का पार्ट है ही नहीं, वो प्रोग्राम है ही नहीं, वो प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है और प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, जिससे कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको वो इंक्लूड नहीं करता है अगर आप किसी भी चीज को कमेंट कर देते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वैसे फंक्शंस को कहा जाता है जो कि हम लोग वैसे फंक्शन खुद से इस्तेमाल करते हैं, खुद से बनाते हैं, ताकि आप जो फंक्शंस है वो इसलिए हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसा हम लोग का यूज रहता है उसके अनुसार, अपने अनुसार हम लोग उसमें फंक्शंस को डालते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are generally used by us and we make them for our use। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, these are सब प्रोग्राम्स। यूजर डिफाइंड कुछ ऐसा भी होता है जिसमें कि सब प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम। जनरली सब प्रोग्राम इज अ फंक्शन। सब प्रोग्राम क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है। एंड दे कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारे स्टेटमेंट्स को ये कंटेन करता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कहता है ये जो करता क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक टास्क को ये परफॉर्म करता है, और ये इस तरीके की यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। दीज आर रिटन बाय यूजर। हम लोग जैसे यूजर के द्वारा ही ये लिखा जाता है, और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें सहूलियत हो। Hence the name user defined। हम लोग चूंकि अपने लिए हिसाब से खुद ही लिखते हैं, इसलिए इसको यूजर डिफाइंड कहते हैं।
दे मे बी रिटन बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन के पहले भी लिखा जा सकता है, ये मेन फंक्शन के बाद भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है गेट सी एच या फिर सी एल आर एस सी आर। तो सी एल आर एस सी आर क्या करता है कि स्क्रीन को साफ कर देता है, मतलब क्लियर कर देता है। स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो क्लियर कर देगा। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ब्लैंक स्क्रीन में लिखे पहले मैसेजेस को मिटा देता है। ब्लैक, देखिए जब भी आपका सी काम करता है तो दो स्क्रीन उसमें दिखते हैं, एक ब्लू स्क्रीन और दूसरा ब्लैक स्क्रीन। तो जो ब्लू स्क्रीन होता है उसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और ब्लैक स्क्रीन पे उसका आउटपुट आता है। तो ब्लैक स्क्रीन पे जितना भी आपका आउटपुट आया है पहले से, अगर उसको हम लोग मिटाना चाहते हैं तो सी एल आर एस सी आर का प्रयोग करेंगे। और गेट सी एच का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम रन करे, तो जब भी आपका प्रोग्राम रन करे तो उसका जो आपका प्रोग्राम रन करने में रन करके तुरंत हटे नहीं, रन करे तो आपका जो ब्लैक स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के बाद जो ब्लैक स्क्रीन आता है उसको होल्ड करके रखे, थोड़ा आपको टाइम दे ताकि आप उसका आउटपुट को देख सकें। तो ऐसे ही कई सारे केसेस हैं। अब देखिए दो चीज होते हैं, स्टैटिक केस होते हैं और डायनेमिक केस होते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम भी लिखा है स्टैटिक केस के लिए। स्टैटिक केस क्या होता है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसमें क्या होता है कि मेन फंक्शन हमने लिखा है और इस मेन फंक्शन के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, इस मेन फंक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर ए बी सी डी और सम डाल दिए। अब क्या किया हमने, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 5 डाल दिया, डी इज इक्वल टू 8 डाल दिया। अब सम करना है तो ए बी सी डी को सम कर देंगे। तो जो सम है वो क्या करेगा, ये आपके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो गए। ये आपका देखिए प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ये आपका मेन फंक्शन, ये आपका स्टेटमेंट्स, ये आपका जो है नीचे डिक्लेरेशंस, इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे सम कर दिया एबीसीडी, फिर प्रिंट करा दिया सम को। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन गेट सी एच क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल रन करेगा और इसका जो आंसर है वो तो कुछ 21 आएगा। 6 2 8, 8 5 13, 13 8 21। तो ये जो है आपका काम करेगा। तो एक ये होता है स्टैटिक केस। स्टैटिक केस कहने का मतलब कि हमने ए की वैल्यू फिक्स कर दी, बी की वैल्यू फिक्स कर दी, सी की वैल्यू फिक्स कर दी, डी की वैल्यू फिक्स कर दी, और ये जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो इतना ही आपका आंसर देगा। जबकि वहीं पे डायनेमिक केस भी होता है। और डायनेमिक केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने यही प्रोग्राम को डायनेमिक केस के लिए लिखा है। कैसे, उसको जस्ट चेंज कर दिया उसने। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मेन फंक्शन, यहाँ तक सब कुछ सेम है, इंट ए बी सी डी और सम तक भी सेम है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन लगाया, जो भी पहले का होगा वो क्लियर हो जाएगा, नहीं भी लगा सकते हैं। प्रिंट एफ, प्लीज एंटर एनी 4 नंबर्स। तो अब यहाँ पर है कि ये एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट कुछ और नहीं करता, केवल और केवल प्रिंट करेगा। कहने का मतलब कि ये इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट से इट डज नॉट, द प्रोग्राम विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस होने वाले नहीं, लेकिन प्लीज एंटर एनी 4 नंबर्स, ये आपके जानने के लिए। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे ना भी लिखें तो भी चलेगा, सीधे डायरेक्ट स्कैनफ लिख सकते हैं। अब मुझे ए में वैल्यू डालना है, बी में वैल्यू डालना है, सी में वैल्यू डालना है, तब डालना है जब ये प्रोग्राम रन करे। हर बार जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसके बाद में जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ए बी सी डी और सम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि यही जो आपने यहाँ पे हमने लिखा है, इसको मैं करके भी आपको दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है वो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। और यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे हमने न्यू न्यू प्रोग्राम लिखा। ये देखिए ये ब्लू स्क्रीन है जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है कुछ और नहीं है बल्कि वही है जो हम लोगों ने वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स में देखा है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग जो है ये प्रोग्राम करके देखेंगे कि आखिर ये सही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए वहां पर जो हमने लिखा था वही चीजें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ।
यहाँ देखिएगा हम लोगों ने एक सिंपल लगा दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने लगा दिया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने लिख दिया तो हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग जब रन कराते हैं तो देखिए ब्लैक स्क्रीन आएगा। प्रिंट तो हो गया लेकिन ब्लैक स्क्रीन आया नहीं। इसका मतलब यह है कि हमने कुछ गलती की है। वो क्या है? वो गलती ये है कि यहाँ पर से हमने गेट सी एच यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं डाला, जो कि स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गेट सी एच डालते हैं। अब देखिए जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यहाँ पर से रन है, रन के को करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? माई नेम इज सौरभ। पहली बार रन किया था, फिर से माई नेम इज सौरभ दूसरी बार रन किया। तो कहने का मतलब कि अगर कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ माई आई एम गुड बॉय, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे डालूंगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। मैं रन कराने जा रहा हूँ, देखिए रन हो जाएगा। देखिए माई नेम इज सौरभ, माई नेम इज सौरभ पहले वाला है और उसके बाद आई एम अ गुड बॉय भी है यहाँ पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ इट इज बीइंग रन, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें देखिए अब ये अगर मैंने अब उसमें जो चेंजेस था, अब आप ये देखिएगा कि चेंजेस क्या किए हमने। तो जो चेंजेस किए थे वो देखिएगा कि जो हमारे पास था यहाँ पे हमने क्या किया था? मेन इंट एबीसीडी सम, और यही प्रोग्राम हम आपको मैं करके दिखाता हूँ। आपको ये करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ और इसीलिए मैंने आज कंप्यूटर पे क्लासेस ली हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। जो आपके पास ऑलरेडी प्रोग्राम है उसी में मैं चेंजेस कर दूंगा, वहीं पर आपको जो प्रोग्राम है उसी को हम लोग देख सकेंगे। देखिएगा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने नीचे में लिख दिया b इज इक्वल टू 6 था ना, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 8। उसके बाद जो हमने इसमें लिखा है नीचे, वो क्या लिखा है? सम इक्वल टू, इसीलिए सम को ऊपर में मैंने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सम को डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस सम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं नीचे। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका प्रोग्राम है। अब उसके बाद प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट तो हमने लिखा है आई एम ए गुड बॉय, तो प्रिंट तो आई एम ए गुड बॉय हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। क्या प्रिंट करना पड़ेगा? तो प्रिंट इज इक्वल टू हम लोग करेंगे सम, सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग? सम प्रिंट करेंगे, और ये सम में क्या होगा? सम इज इक्वल टू जो आपका है, सम इज इक्वल टू जो आपका परसेंट डी इस्तेमाल करेंगे।
या फिर सम इज इक्वल टू, और इसको हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है इसमें हम लोग कुछ नहीं किया है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने केवल और केवल आपका जो प्रोग्राम हमने किया था उसी को हमने इसको अब देखिए इसको हम लोग रन करवा रहे हैं। देखिए सम इज इक्वल टू यहाँ आ गया ना। अब सम इज इक्वल टू, लेकिन उसने प्रिंट नहीं किया, कैसे प्रिंट करेगा? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोगों के पास पहले वाला जो प्रोग्राम लिखा हुआ था, इसको देखिए जब हम रन करा रहे हैं तो पहले वाला जो प्रोग्राम था वो भी दिख रहा है, इसमें जो पहले वाला प्रोग्राम था वो भी दिख रहा है। कहने का मतलब जब हम लोग रन करा रहे हैं तो आप देखिएगा सम इज इक्वल टू हम लोग %d अगर डाल दें, अब आपका प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला प्रोग्राम, अब देखिए यहाँ पे मैं रन कराने जा रहा हूँ, देखिए रन कराने जा रहा हूँ ना, ये रन हुआ, देखिए आपका आंसर 21 आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने 21 आ गया। अब लेकिन एक चीज है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप रन कराते हैं तो रन कराने के बाद दिक्कत ये हो रही है कि आपका रन कराने के बाद जो आपका जो वैल्यू आ रहा है उसके साथ साथ पहले वाला भी आ रहा है वैल्यू। कहने का मतलब कि जो आपका वैल्यू है यहाँ पे 21, देखिए 2 बार मैंने 3 बार रन कराया है, तीनों बार 21 दिया है आंसर। तो वैल्यू हमेशा स्टैटिक आ रही है, चेंज नहीं कर सकते उसको। जब भी इस प्रोग्राम में चेंज करना होगा तो हमें प्रोग्राम में चेंज करना होगा। और यहाँ पर देखिए जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था माई नेम इज सौरव, माई नेम इज सौरव, वो जो मैंने लिखा था वो अभी भी आ रहा है। तो इस सबको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा। हम लोग जो आपका फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे CLR SCR हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे इंट फंक्शन है, इस इंटीजर को जहां डिफाइन करते हैं उसके नीचे हम लोग CLR SCR, अब इसको जो है हम लोग रन करा देंगे। अब देखिए सब कुछ मिट गया, आपका केवल और केवल आंसर नजर आ रहा है। तो CLR फंक्शन ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो क्लियर कर देता है स्क्रीन को। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर होते हैं कि अच्छा आप ही का जो प्रोग्राम है केवल वही का वही रन कर रहा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अभी क्या है कि अभी आप एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम लिखा है अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा थोड़ा बहुत। तो ये स्टैटिक था जिसमें कि हमेशा जब रन करा रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जब तक इन A B C D का वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग में चेंज होगा, तब जाकर के हमें आंसर फिर से बदलेंगे, आंसर जो हमें चाहिए तब मिलेगा। मतलब 21 की जगह फिर कुछ और आएगा। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूं कि दुनिया जहां का जितना भी नंबर है कोई भी नंबर अगर हम दें और उन सब को ऐड करके बता दें, तो उसके लिए जो दूसरा प्रोग्राम जो मैंने डायनेमिक केस में आपको सामने इधर दिख रहा होगा, ये डायनेमिक केस का जो प्रोग्राम है वो अगर मैं कर दूंगा तो आपको आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिया हमने और प्रिंटफ के अंदर लिख दिया प्लीज एंटर एनी और नंबर। सी कंपाइलर्स आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल में भी सी कंपाइलर्स को लोड कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें प्रोग्रामिंग को रन करके भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्रिंटफ करा दिया। अब इनपुट डालना है, तो इनपुट के लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्कैनफ का। तो स्कैन एफ करेंगे, स्कैनफ, और उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे 4 नंबर को हमें करना है, तो जितने नंबर के लिए करेंगे उतना बार हम लोग %d डालेंगे। %d, देखिए %d, 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 ये 4 बार डाला। क्यों? क्योंकि ABCD हमारे पास 4 नंबर है और चारों को ऐड करना होगा। तो उसके बाद जो %d और उसमें जब वैल्यू डालते हैं तो उसको %a, %, ये %, होता है b, %c, %d। इस तरीके से हम लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करेंगे। और इसमें फिर हम लोगों ने क्या किया? सम कर दिया ABCD, और बाकी की सारी चीजें वही है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया, हमने ABCD की वैल्यू हटा दी। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब रन किया जाएगा, तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो देगा। ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है प्लीज एंटर एनी 4 नंबर। अब हम लोग देंगे कितना नंबर? 4, तो ए में चला जाएगा 5, स्पेस देके 5, स्पेस देके 6, स्पेस देके 7। तो इन ये 4 नंबर, ये चारों को ऐड कर देगा। कितने रिजल्ट आने चाहिए? 13, 5, 18, 18, 4, 22। देखिए आंसर 22 आएगा। तो ये है आपका ये प्रॉब्लम। अब ये जो प्रोग्राम बनाना, वो किसी भी नंबर के लिए, कोई भी नंबर। अब जैसे इसको रन जो हम कराएंगे, केवल अब इसको रन कराना होगा। देखिए रन मैं करा रहा हूं। अब आप यहाँ पर जो आप नंबर देना चाहें वो नंबर दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर रहा हूं 2, 3, 4, एंटर की मार मार के हम लोग नंबर देते हैं। तो एंटर की, और उसके बाद देखिए 4 नंबर हो गया। अब देखिए एंटर की फिर दबाएगा, तो क्या हो गया? इसने 4 नंबर को कर दिया। जो 2 + 3 कितना होता है? 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो आपको 14 आंसर आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्राम, जो कि हम लोगों ने स्टैटिक भी देखा और उसके बाद उसी को हमने डायनेमिक रूप में भी देखा। तो गाइज आप लोग जो है इस प्रोग्राम को, इस तरीके के प्रोग्राम को, इसको बार बार देख सकते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम को आप लोग कीजिए, और करने से ही आप लोग सीखेंगे कुछ। तो आई होप कि यू विल हैव अ गुड टाइम।